ये शेयर है, देखो स्क्रीन दिख रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, ओके। हम लोग लास्ट क्लास में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड मेरे ख्याल से हो गया था। ठीक है, क्या है यूनिटी ऑफ कमांड? ठीक है, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, राइट? all the decisions and all the directions and all the orders should come from one boss, ठीक है, so that we can avoid confusion, right? This is unity of command, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के किस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल के अगेंस्ट है यूनिटी ऑफ कमांड? मतलब बोथ द प्रिंसिपल्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। क्या है एग्जैक्टली, क्या बताओ? फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को एडवोकेट किया था, जबकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफडब्ल्यू टेलर ने स्पेशलाइज्ड लोगों को स्पेशलाइज्ड पोस्ट पे अपॉइंट करने के लिए एडवोकेसी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए तो अलग अलग एक डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे जो अपने काम से रिलेटेड डायरेक्शंस अपने सबऑर्डिनेट को देंगे, तो ये दोनों एकदम से अलग है, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में मेरे ख्याल से हो गया, ऑल द कलेक्टिव एफर्ट्स शुड गो इन वन डायरेक्शन टू अचीव वन गोल, राइट, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये आपको नहीं समझ में आया होगा, ये मैंने नहीं बताया भी होगा, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है नॉर्मली? सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, ठीक है ना, नीचे आना, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हम डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन में मेरा सोनी मैम का कितना बेनिफिट है, रवि सोनी सर का कितना बेनिफिट है, संजना मैम का क्या बेनिफिट है, नेहा मैम का क्या बेनिफिट है, अदनान सर का क्या बेनिफिट है, ये कंसीडर नहीं करना है। Individual interests are smaller than the organizational interest. You have to take decision always in favor of organization, not in favor of me or somebody else, right? तो organization में subordinate कर दीजिए, आप नीचे रखिए। Individual interest always comes after group interest, organizational interest। जैसे कि अगर अपने कंट्री का एग्जाम्पल ले तो कोई भी कंट्री में कोई भी नियम बने, कोई भी पॉलिसी बने, चेंज होते रहता है, हर 5 इयर्स में हम अलग अलग चीजों को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है। वैसे जो हम नियम कानून बनाते हैं तो जो बनाने वाले वो अपने इंटरेस्ट में बना सकते हैं, राइट, लेकिन नहीं किसी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट में या किसके ही ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सिर्फ डायरेक्टर सर के इंटरेस्ट में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगा, एंड वन द ऑर्गेनाइजेशन इज वंस ग्रोइंग और इट इज फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्वियसली उसके साथ चलने वाले लोगों का भी जो गोल है वो भी फुलफिल होगा, राइट। तो एक पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट यानी जो मास का इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, जिसमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का अपलिफ्टमेंट है, उसको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि किसी इंडिविजुअल ग्रुप को। वो आपका सगा रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो आप कंपनी के ओनर ही क्यों ना हो, आपको अपने फेवर में सोचने से पहले आपको अपने स्टेक होल्डर शेयर होल्डर्स के फेवर में सोचना चाहिए, यानी कि आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में सोचना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है rather than the individual interest, ठीक है। लेकिन हम एक बात इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, यहाँ आ चुका है या अब आएगा मुझे नहीं पता, आ गया है क्या? हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं क्या इसमें? लेट मी चेक, नहीं अभी नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में मैं बोल तो रही हूँ, यहाँ पे भी वो पॉइंट आएगा, तो जब आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी, ये भी रिलेटेड है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे आता है। रेम्यूनरेशन का मतलब कॉम्पनसेशन, सैलरी जो हम पे करते हैं
एम्प्लॉइज को। ये कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसमें उसकी सारे जरूरतों का कम से कम ध्यान रखा जाए कि सारी जरूरतें उसके कवर अप हो जाए। अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा एचआर है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वहां पे रेंट जो है हाउसिंग रेंट तो बहुत ज्यादा महंगा, तो वहां पे उस हिसाब से आप एचआरए अलाउंसेस बढ़ा के दीजिए, ठीक है ना। पटना में और बॉम्बे में अगर दो जगह ट्रांसफर हो रहा है एम्प्लॉय का, तो ऑब्वियसली बॉम्बे में जो घर का रेंट है तो होता है वो काफी अधिक 3-4 टाइम्स ज्यादा होगा पटना के रेंट से, तो वहां का जो एचआरए अलाउंसेस शुड बी मोर देन द पटना's एचआरए अलाउंसेस। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि इस तरीके का रेम्यूनरेशन आप दीजिए अपने एम्प्लॉयज को जिसमें वो सेटिस्फाइड फील करे और उनके जो मिनिमम जो एक जरूरत होती है लोगों की, उस जरूरतों का उसमें निर्वहन हो सके, वो फुलफिल कर सके अपने उस जरूरतों को। ठीक है, लग्जरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जिसका केयर किया जा सके। इसीलिए रेम्यूनरेशन शुड बी फेयर, और किसी भी बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, सगे संबंधी किसी भी बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए व्हाइल पेइंग द रेम्यूनरेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अवॉइडेड। वो तो किसी भी चीज के लिए है, जब आप पे कर रहे हैं तो भी किसी बेसिस पर आप उसमें डिस्क्रिमिनेट मत करिए, एंड द सैलरी शुड बी सैटिस्फैक्टरी सो दैट ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन, ठीक है। ओके, इससे क्या होगा? तो पीपल विल मोर फोकस्ड ऑन द वर्क रादर दैन देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, है ना। सेंट्रलाइजेशन, ये सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब एक ही, अच्छा ठीक है, यहाँ दिया हुआ है टर्म सेंट्रलाइजेशन, बट इट आल्सो एडवोकेट्स डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ लेते हैं पहले। सेंट्रलाइजेशन क्या, किसको बोलते हैं हम लोग? जब सारे पावर एक पॉइंट पे निहित है एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रित, ठीक है ना। सेंट्रलाइज हमारे देश में कैसा है? सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है? सेंट्रलाइज्ड कौन कौन बोल रहा है? ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कौन कौन बोल रहा है? हाँ, अंकुर, यस, अभिषेक। सेंट्रलाइज्ड है हमारे कंट्री में पावर का, ठीक। डिसेंट्रलाइज्ड कौन कौन बोल रहे हैं? हमारे यहाँ क्या अलग अलग है? हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड है, स्टेट के पास अपने पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पावर है। कुछ कुछ तो है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है किसी किसी चीज को लेकर के, एंड किसी किसी चीज को लेकर के डिपेंडेंसी है। तो वी हैव ट्राई टू डिसेंट्रलाइज द पावर। सेंट्रलाइज कहाँ होता है? जहां पर मोस्टली डिक्टेटरशिप होता है, डिक्टेटर सारे डिसीजंस खुद लेता है, किसी को उसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं करता है, तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गया। अच्छा, ये सेंट्रलाइज्ड ये ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है, तो क्या हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड है? सी, जब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सेंट्रलाइज्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक जगह डिसीजंस ले रहे हैं और हर जगह उसको जाने में, कम्युनिकेट करने में टाइम लगेगा। हर जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कहीं पे मैन पावर का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि सारे डिसीजन एक पॉइंट पे लिए गए और सारे लोग उसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अपनी जगह पे। हाँ, एक मिनट मैं अभी क्लियर करती हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मेजर पावर है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, लेकिन इसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट के पास अपनी ऑथोरिटीज हैं, अपने पावर है कि आप एचआर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, यू आर फ्री टू टेक डिसीजंस, राइट। इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिनेंस मैनेजमेंट के पास अपने कुछ पावर्स हैं कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या रन करना है, कैसे करना है, कब क्या पे करना है, या यू कैन टेक ऑल दोस डिसीजन। यानी मेजर डिसीजंस अभी भी होल्ड है एक जगह, एक पॉइंट पे, लेकिन बहुत सारा काम उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जहां अलग अलग पॉइंट पे डिसीजंस लिया जाता है। तो इससे होगा फायदा क्या? जो टॉप लेवल है वो अगरम बगरम के काम से अपने आप को फ्री कर देगा, राइट। जो थोड़े से कम जरूरी काम है उससे अपने आप को फ्री करके अपने जूनियर्स को दे देगा कि भाई ये सब काम तो तुम ही देखो कैसे होगा, ठीक है। क्योंकि हर काम में अगर सेंट्रल इन्वॉल्व होगा, यानी कि टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगा, तो हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम वो मिस कर जाए या उस पर उतना ध्यान ना दे पाए जितना कि वो दे सकते थे अदरवाइज, राइट। तो ये
इसीलिए डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। तो इन्होंने जो कहा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल ने कहा कि एक्चुअली इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात की है, बट ही टॉक्स अबाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ दोज पार्ट्स व्हिच आर रियली ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, राइट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो सारी चीजें सेंट्रलाइज होना चाहिए। अन्य अन्य जो अति आवश्यक चीजें नहीं है उसको आप डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, अलग अलग क्वालिटी पे दे दीजिए। अच्छा, इसके बाद हम अब पढ़ेंगे जो मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, तब तक उसको काम करने में मन नहीं लगेगा। एंड टुडे एरा इज नॉट कि आपने काम दे दिया और हम वो काम करें। आज का जो दौर है उसमें लोग चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। वो चैलेंजेस कब होगा? जब आप उनको होल काम इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए दोगे। तो दे देते ना एक प्रोजेक्ट हेड को, एक पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करो जैसे करना है, टाइम बाउंड है, इस टाइम बाउंड में आपको ये प्रोजेक्ट खत्म करके देना है, बस इतना ही इंस्ट्रक्शंस रहता है। बाकी आपको कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, एवरीथिंग इज अप टू यू। हमको उस टाइम पे वो काम खत्म चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है। तो जो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, क्योंकि आज का जो युग है वो फिजिकल लेबर से शिफ्ट होकर के मेंटल लेबर पे आ गया है, ठीक है ना, दिमागी काम को ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारा काम तो मशीन कर देता है। तो जो आदमी करता है वो क्या करता है? प्लानिंग, ठीक है ना, मेंटल एक्सरसाइज, इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करें और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इन सब वजहों से अब कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात करते हैं, लेकिन इन्होंने पार्शियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। सेंट्रलाइजेशन बोला गया है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मींस ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड रेस्ट मे बी टेकन बाय द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब समझ में आ गया? ये पार्टली डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलो, नहीं सुना। वर्ड फाइल शेयर नहीं है। आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि शेयर है कि नहीं है। ओके, अभी करती हूँ शेयर। मैंने पूछा है आप लोगों से शेयर करते ही। ओके, ठीक है, अब शेयर है। यस मैम। बताना चाहिए था ना, मैंने पूछा था कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दिख रहा है कि नहीं। इनको तो यहाँ दिख रहा है, पर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने पूछा था। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अब हम चलते हैं स्केलर चेन पे। ठीक है, स्केलर चेन भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिहाज से, क्योंकि ऐसे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी लिखेंगे, जितना याद रहेगा उतना लिखेंगे, लेकिन स्केलर चेन क्या है? ठीक है, स्केलर चेन और गैंग प्लैंक दो मोड है कम्युनिकेशन का। ठीक है, स्केलर चेन में क्या होता है कि मैं आपको अगेन शेयर करती हूँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट वो देख सकते हैं। एक सेकंड, थोड़ा ये डायग्राम दिखाना जरूरी है अभी आपको स्केलर चेन बताते समय, इसलिए गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, मैं इसमें जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वो दिखाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, आप कोई भी इसमें से डायग्राम एक चुन लीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है, सपोज करूं कि मैं आपको ये एक डायग्राम है जो दिखाना चाह रही हूँ, ये दिख रहा है ये? ठीक है, नहीं दिख रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा? एक मिनट, जल्दी आओ। अब दिखेगा? अब दिख रहा है ना? यस। ठीक है, ये डायग्राम है, मैं बताती हूँ स्केलर चेन क्या है और गैंग प्लैंक क्या है। उसको समझने के लिए ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या दिखाया, देखो सी, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना। मान लो ये 4 डिजिग्नेशन है आपके कंपनी के हायरार्की, या 4 एम्प्लॉय ए बी सी डी, यहाँ पे ई एफ जी। ठीक है, टॉप में ए है, इधर है सबऑर्डिनेट्स, इधर है सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब डी को सी से, अच्छा डी को कम्युनिकेट करना है। स्केलर चेन क्या बोलता है कि आप सिंपल नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जब भी जाएंगे एक सीक्वेंस में जाएंगे, यानी किसी को मिस नहीं करेंगे। ठीक है ना, ए बी सी डी 4 पोजीशंस है और कोई कम्युनिकेशन हमको यानी कि डी को ए के साथ करना है, तो ए डायरेक्ट ए के पास नहीं जाकर के कैसे जाएगा? फर्स्ट डी गो टू सी, देन इट गोज टू बी एंड देन ही गोज टू
ए अगेन ए को वही कम्युनिकेट यानी टॉप को वही चीज कम्युनिकेट करना है अपने जूनियर्स को. ही विल कम्युनिकेट फर्स्ट टू ई देन टू एफ देन टू जी यानी कि एक चेन में ये कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन. क्या डिसीजन लिया गया, क्या बात करना है, कब छुट्टी देना है, कब नहीं देना है, किसको कहाँ भेजना है, एवरीबॉडी नोज दिस राइट. ये क्या हुआ स्केलर चेन. स्केलर चेन बोला इन्होंने कि कंपनी में हमेशा स्केलर चेन कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि एवरीबॉडी इज इक्वली इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन. इससे एक फायदा भी होगा. उन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड बोला है ना. अब यूनिटी ऑफ कमांड में इसका कैसे एप्लीकेशन होगा ये भी समझ लो. यूनिटी ऑफ कमांड में सी का बॉस कौन है, बी है. बी को अगर मान लो ए कोई काम देना चाहता है सी को, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट ए को दे देता है, डायरेक्ट ए सी को दे देता है, वी विल नॉट कम टू नो कि व्हाट सी इज डूइंग राइट. और बी उसको कोई दूसरा काम दे देगा. अगेन हो जाएगा मल्टीपल बॉस, ठीक है ना, दो बॉस. तो अगर ये कम्युनिकेशन एक एक लोगों को लूप में लेकर के किया जाएगा तो अगर ए कोई काम सी से करवाना चाहता तो क्या बोलेगा, बी को बोलेगा और बी वो काम सी को देगा. यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन रह गया. एवरीबॉडी नोज कि व्हाट एल्स आर डूइंग, ठीक है ना, अदर्स आर बिजी इन व्हाट. तो क्लियर रहेगा, पूरा कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर हम स्केलर चेन करते हैं तो. लेकिन उन्होंने गैंग प्लान के थ्रू एक और आपको दिया. ऑल द टाइम यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम, ऑल द टाइम you don't have sufficient, you don't have enough time to this elaborated communication. हो सकता है कभी कुछ इमरजेंसी आ जाए, है ना. हो सकता है कभी आपके पास बहुत कम समय है और आपको इन्फॉर्म करना अपने टॉप लेवल को कि ये काम अभी करना है, जरूरी है. कभी कभी ये कम इमरजेंसी सिचुएशन आता है, हर जगह आता है. तब आप क्या करेंगे, तब भी क्या आप वही करेंगे, नहीं. उस समय आप रुक जाइए, उस समय ये चेन ब्रेक कर दीजिए और आप गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन मेथड को यूज करिए. जो यहाँ हो रहा है, डी को अगर कुछ ई को कम्युनिकेट करना है तो इज नॉट गोइंग टू सी बी ए एंड देन ई, इट डायरेक्टली गोज टू ई क्योंकि उसको पता है कि ये इमरजेंसी है, ये तुरंत करना जरूरी है. और ऐसे सिचुएशन में वो गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन को यूज कर सकता है. गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन को हम इमरजेंसी कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. क्लियर हुआ ये? आप लोगों का क्लियर हुआ गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन क्या है और स्केलर चेन क्या है? ठीक है. तो अब जब भी स्केलर चेन के बारे में पूछा जाए, कीप इट इन योर माइंड कि स्केलर चेन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. और कैसा मेथड? बिल्कुल फॉर्मल लाइन है, ठीक है, जिसमें ऑथोरिटी एक से दूसरे, दूसरे के पास, के बाद तीसरे के पास डायरेक्ट ऑर्डर में मूव होता है. इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड डजंट मैटर, ठीक है ना. ये दोनों वे में हो सकता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सीक्वेंस में होगा. और कम्युनिकेशन इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि एवरीबॉडी विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन राइट. इसको हम स्केलर चेन बोलेंगे. इन्होंने स्केलर चेन का एग्जीक्यूशन किया और साथ ही बोला इमरजेंसी में आप गैंग प्लैंक को यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है एवरीथिंग शुड बी इन ऑर्डर. अच्छा, अभी कैसा ऑर्डर हो? मैन पावर है तो वो भी ऑर्डर में होना चाहिए. मटेरियल है, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में कि ऑर्डर में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको जरूरत होगा तो उस समय वो चीज बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए कि आपके सिस्टम को, आपके प्रोसेस को वेट करना पड़े. और इतना ज्यादा बीच में भी नहीं रखा होना चाहिए कि लाने ले जाने में आप गिरने लगे. तो लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इन्वेंट्री का जो एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो उसी ऑर्डर में होना चाहिए. मटेरियल का तो आपको समझ में आ गया होगा. ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑर्डर में होने का क्या मतलब है? जो जिस काम के लिए रखा गया है से बेहतर होगा ये बोलिए कि जो जिस काम को करने में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सक्षम है, उसको उस ऑर्डर में लगाया जाए, उसको उस काम में लगाया जाए. तो हम बोलेंगे कि ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज आर इन देयर अप्रोप्रिएट ऑर्डर. ठीक है ना. उनको जिस काम में हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं हमने उनको उसी काम पे लगाया है. तो बोथ मटेरियल यानी फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो, बोथ शुड बी इन ऑर्डर टू अवॉइड इनकॉम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी. राइट. नेक्स्ट, इक्विटी. इक्विटी मतलब आपको मालूम है. इक्विटी का मतलब
अच्छा, वो शेयर इक्विटी वाली बात हम नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल टर्म है। यहाँ इक्विटी का मतलब है समानता, ठीक है ना। तो जो हम रेम्यूनरेशन के बारे के समय बात कर रहे थे, वही चीज प्रमोशन के समय होना चाहिए, वही चीज हायरिंग के समय होना चाहिए, वही चीज हर जगह होना चाहिए कि इक्विटी होना चाहिए। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो आपका एक पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन का पॉलिसी है कि सर्टेन को ST SC OBC को हम इतना % देंगे, क्या, रिजर्वेशन। तो ये एक पॉलिसी है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये ऑलरेडी आपको नोन है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्म को आप भरने जाते हैं, आपको ऑलरेडी नोन है कि ये हमारा नियम है, ये इस कंपनी का, ये इस ऑफिस का, ये इस पोस्ट के लिए ये नियम बना हुआ है। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे। अंदर बुला करके आपको ऑर्गेनाइजेशन में हम रख करके आपके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप पूरा आप कॉम्पिटेंट है प्रमोशन के लिए, लेकिन आपको नहीं दे करके हम किसी दूसरे को दे रहे हैं प्रमोशन, ये डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। व्हेन यू आर फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग प्रमोशन, तो भी हम आपको नजरअंदाज करके किसी जूनियर को प्रमोट करें, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और अगर ऐसा होगा तो आपके एम्प्लॉयज आपके फेवर में काम नहीं करेंगे, वो लॉयल नहीं होंगे, वो कीप ऑन सर्चिंग अनदर जॉब, और आपका काम बीच में छोड़ के जा सकते। तो जो लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए, जो लेवल ऑफ इमोशनल अटैचमेंट चाहिए एम्प्लॉयज का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो नहीं मिल पाएगा, राइट। इसीलिए इक्विटी बहुत जरूरी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और मैनर को बनाए रखने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। एम आई गोइंग वेरी फास्ट और इट्स ओके? हो सके तो थोड़ा और फास्ट करिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल आप लोग बताइए क्या, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब आपको पहले दिन बताया होगा, पर्सनल एंड पर्सोनेल डिफरेंट है। पर्सनल व्यक्तिगत, मेरा पर्सनल है ये, ठीक है ना। पर्सोनेल मींस एम्प्लॉय, ठीक है। आप क्या बोले? कार्मिक, ठीक है, ये ज्यादा ही। और कुछ? पर्सनल मतलब एम्प्लॉय मैम। हाँ सही है, तुम्हारा सही है। और मैं ये ऑफलाइन बच्चों से पूछ रही हूँ, पर्सनल मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर, ठीक है ना। मैन पावर से रिलेटेड कोई भी हम टर्म यूज करते तो पर्सनल बोल सकते, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है ना। HR मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी और पर्सनल का क्या मतलब हुआ? नहीं मालूम? स्टेबिलिटी, स्टेबल, स्थिरता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कोशिश ये करिए कि जो एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं और जो आपने ऑलरेडी उनको बहुत ठोक बजा के लिया है, ठीक है ना, रिटन टेस्ट, PI GD क्या कहाँ, फिजिकल लॉजिकल सब करा के लिया है, जब इतना मेहनत करते हैं और इतना पैसा खर्चा करते हैं एम्प्लॉय को रिक्रूट करने में, सेलेक्ट करने में, ट्रेन करने में, तो मेक श्योर कि जो लोग इतने मुश्किल से आपके पास आए हैं वो आपके पास लंबे समय तक स्टेबल रहे, बने रहे, छोड़ छोड़ कर ना जाए। नहीं तो क्या क्या हो जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ेगा, आपका टाइम एक ही काम को करने में बार बार एक आदमी इसी में इन्वॉल्व है, एक आदमी का एक पूरा टीम इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा कि कब लोग आते हैं कब लोग जाते हैं, और आपका जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो जाया जा रहा है, ठीक है ना। आप ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग लेकर के कहीं और जाकर के ज्यादा सैलरी पे काम करने लगता है, आपको फिर से ट्रेनिंग देना पड़ता है, राइट। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। डोंट टर्न योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे 6 महीने हमने ट्रेनिंग दिया, काम सिखाया, और अब काम करने का बारी है तो किसी और कंपनी में चला गया काम करने के लिए, राइट। तो कैसे स्टेबल रहेंगे पर्सनल? जब हमारे पॉलिसीज, जब हमारे कंडक्ट एम्प्लॉय फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है ना। उसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली रहने का मतलब ये नहीं कि तुमको हमने 50,000 का पैकेज दे दिया, नो, नॉट इट्स नॉट लाइक दैट। इट मींस जो भी हमारे पॉलिसीज है उसमें एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना, ठीक है। जो एक जस्टिफिएबल सैलरी है, जस्टिफिएबल इंसेंटिव्स है, जस्टिफिएबल बोनस है, वो आप पे कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी टाइम पे कर रहे हैं। मतलब कि अगर जो भी देना है आपको, सैलरी देना है, लेकिन 6 महीने का हम एक साथ दे रहे हैं, कोई सेंस होगा इसमें? आप दे तो रहे हैं लेकिन 6 महीने का एक साथ दे रहे हैं, हर महीने का खर्चा कैसे चलेगा, राइट। तो वो क्या करेगा? गलत काम करेगा,
घूस लेगा, तुम्हारे सामान को बेच देगा सस्ते में कहीं पे, कुछ भी करेगा, गलत काम करेगा, राइट? नहीं तो आपका कंपनी छोड़ के कहीं और चला जाएगा। बोथ सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही में से कुछ भी अच्छा नहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसीज है वो एम्प्लॉय फ्रेंडली होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉय खुश रहे। ठीक है, एम्प्लॉय को खुश रखना भी मुश्किल है, जैसे बीवी को खुश रखना मुश्किल है, राइट? लेकिन फिर भी कोशिश करे कि वो सेटिस्फाइड रहे, इतना प्रॉब्लम ना करे कि वो आपके यहाँ छोड़कर चले जाए, राइट? समझ में आया? दिस इज व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल की ऑर्गेनाइजेशन शुड क्रिएट सच एन एटमॉस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कि लोग उसमें काम करने में सेटिस्फैक्शन ले। अच्छा, एक और भी हो सकता है, यू आर बीसीए स्टूडेंट, राइट? लेकिन हमने आपको काम कुछ और थमा दिया, भाई जाओ तुम ये बाजार का परचेज का काम देखते रहो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि जो आपके स्किल है वो यूज नहीं हो रहे हैं, और हो क्या रहा है, जितना आपके पास है वो भी उसमें से भी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग योर एग्जिस्टिंग स्किल। तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? तो ये भी एक अच्छी बात नहीं, यहाँ से भी डिससेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉय में कि हम जो चीज काम करने के लायक है वो ना कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। तो हम जितना जानते हैं कल को वो भी खत्म हो जाएगा। हम ज्वाइन क्यों करते हैं काम? ताकि हम और एडवांस हो, ठीक है ना, और बढ़े। तो जब हमारे सारे पॉलिसीज अलाइंड होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के मुताबिक होता है ताकि एम्प्लॉय में सेटिस्फाइड फील करे, तो वहां पे लोग टिक के काम करते हैं। ये जरूरी है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल को ध्यान दे। इनिशिएटिव है एक पॉइंट, और इसके बाद एक और पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट होगा इसका, स्पिरिट द कॉर्प्स। दोनों में बताती हूँ क्या इनिशिएटिव मतलब, आपको पता है इनिशिएटिव का मतलब टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग, ठीक है? यानी कि और क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में इनिशिएटिव लेने का भूख होना चाहिए, ठीक है ना? देयर शुड बी अ डिजायर टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है, डेंजर है, रिस्की है, हम ये करें ना करें, करेंगे तो नुकसान हो सकता है। देयर शुड बी सम पर्सन जो इनिशिएटिव लेने के लिए, तो मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेगा तो क्या होगा, हमेशा अपने आप को किसी दूसरे कॉम्पिटिटर का फॉलोअर पाएगा, कभी भी अर्ली बर्ड्स वाला जो बेनिफिट है वो उसको नहीं मिल पाएगा, राइट? आप हमेशा पछुआ, जिसको बोलते हैं ना पिछला गु, वो बने रह जाएंगे। आप कभी भी किसी चीज के लीडरशिप नहीं कर पाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है, अब इनिशिएटिव कैसे, इनिशिएटिव मीन्स आप में ये क्षमता होना चाहिए कि कोई भी काम को आप पहले बार करने के लिए इच्छुक है। और टीम कैसा होना चाहिए, ठेलागारी नहीं चाहिए, ठीक है ना? काम देते हैं तो करते हैं, ठीक है, नहीं तो बैठे हैं, भाई आपको तो कुछ काम ही नहीं मिला, हम क्या बोले। आने चाहिए उधर से लोग कि ठीक है क्या काम है और क्या कुछ मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो आपके टीम मेंबर्स इतने मोटिवेटेड होना चाहिए कि वो आगे से आकर के काम लेकर जाए, ठीक है? अगर कोई चैलेंजिंग टास्क है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडीनेस शो करे, ना कि जब तक हमें काम दे दिया हम छिप रहे, ठीक है ना? सीनियर आ रहे और मैं इधर छिप गया कि मुझे कोई काम ना दे दे। ऐसे में क्या होगा, तो आज का जो एरा है उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो लेकिन इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को आगे जो डिसिप्लिन है और जो एटमॉस्फेयर है वो फ्रेंडली बनाना होगा, क्योंकि इनिशिएटिव लेने वाले से एक बार गलती हुई और तुमने उसको माइनस कर दिया, सैलरी काट, अगली बार से नहीं लेना वो इनिशिएटिव, है ना? प्रमोट करना चाहिए कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आप अपनी तरफ से रिस्क बेयर करने की टेंडेंसी को क्रिएट करिए, ठीक है ना? क्योंकि सब लोग जब इनिशिएटिव लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्लोर्ड, ठीक है ना? कि आपके टीम मेंबर्स इनिशिएटिव लेने वाले हो, वैसे ही टीम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, राइट? एंड लास्ट पॉइंट इज स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब सिंपल शब्दों में टीम वर्क से, ठीक है ना? टीम वर्क कैसा कि ऑल आर वर्किंग यूनाइटेडली, जहां पे दिखे कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे, यानी हम इंडिविजुअल अपने गेन के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंसेंटिव्स के लिए काम नहीं कर रहे। वो तो झक मार के पूरा होगा जब तुम्हारा गोल, तुम्हारे टीम का टारगेट पूरा हो जाएगा, तो तुम्हारा तो इंडिविजुअल गोल पूरा होगा ही। व्हेन योर टीम इज परफॉर्मिंग ऑल द टाइम बेस्ट, तो आप टॉप परफॉर्मर कहलाओगे, आपको टॉप बोनसेस मिलेगा, टॉप इंसेंटिव्स मिलेगा। लेकिन ध्यान याद ये रखना है कि सिर्फ हम ही नहीं, पूरा का पूरा टीम ग्रो करे, राइट? तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट हमने कहा था, वैसे एक एक इंडिविजुअल को काम करना चाहिए
डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट को तरक्की को देखते हुए, टीम में है तो टीम के ग्रोथ को देखते हुए, तो टीम भावना से काम करने को ही हम स्पिरिट कॉर्प्स बोलते। और इन्होंने कहा कि सारे सबऑर्डिनेट्स में ये चीज होना बहुत जरूरी है, टीम स्पिरिट, ठीक है, वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ टीम, राइट। ये 14 प्रिंसिपल हो गया हेनरी फ्योल का। इसमें कुछ पूछना है? नहीं, मैं अभी नहीं छोड़ने वाली, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट भी खत्म करने वाली। इसका पर्सोनेल, पर्सोनेल बोला, पर्सोनेट कुछ नहीं है, पर्सनल, पर्सनल एंड पर्सोनेल, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड पर्सोनेल। पर्सनल आपका, ठीक है ना, दिस इज योर पर्सनल कॉपी, ठीक है ना, वो आपका व्यक्तिगत है। पर्सोनेल मतलब वी ऑल आर इंक्लूडेड, ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड, क्या हो गया, ठीक है, थोड़ा ही है, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है, नहीं नहीं, अभी बहुत टाइम है, मैं पढ़ा दूंगी ना। ओके ठीक है, थोड़ा सा बस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को, हाँ बोलिए, वेरी गुड, इट्स ओके, डाउट क्लियर करना भी पढ़ाई का एक हिस्सा। बोलो, एक मिनट बोलो। हाँ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, ये पॉइंट किसको समझ में आ गई? बोलो, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो क्या समझने का मतलब हुआ? कुछ नहीं हुआ, आई कैन आंसर यू ना, आपको समझाया अभी, तो बताइए कि क्या हुआ। सब क्यों नहीं कर सकते? ट्राई करो अभी से, क्यों नहीं कर सकते? ऐसे कैसे आप बोल देंगे कि नहीं कर सकता? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट, समझ में आया? बताओ। नहीं आया समझ में? थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों को समझ में आया। बताओ, अब सुनो, बाकी लोग शांत रहेंगे, बोलिए अंकुर। ठीक है, you understood the crux but you don't understood what is the meaning of subordination of subordination मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो। सबऑर्डिनेशन मतलब मैंने बताया ना, नीचे, नीचे का, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो और जनरल इंटरेस्ट को ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। यानी कि जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं, जो भी हम रूल्स बना रहे हैं, जो भी हम गाइडलाइंस बना रहे हैं, या जो भी हम एम सेट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, उसमें तवज्जो किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं देना है। किसको देना है? जनरल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना है, जिसमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का हित है, ना कि सिर्फ इसमें एक आध लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जैसे कि डायरेक्टर का, जैसे कि मैनेजर का, जैसे कि सीईओ का, जैसे कि एमडी का, नहीं, किसी एक के इंटरेस्ट को नहीं ध्यान में देना है, ओवरऑल जिसमें जनरल इंटरेस्ट हो। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के हित को नीचे रखिए, जहां पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात हो उसको हम पहले रखेंगे। क्लियर? ठीक है, और कोई डाउट? अब ये सबको समझ में आया? ये पोस्ट वाइज नहीं है, ठीक है ना, पोजीशन वाइज नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन किसी का, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, चलो, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय मैक्स वेबर, ठीक है ना, और इन्होंने भी 5 ही प्रिंसिपल दिया, यानी सबसे ज्यादा जो तकलीफ बढ़ाया है वो हेनरी फ्योल ने बढ़ाया, ठीक है ना, 14 प्रिंसिपल दिया है। इसके बाद भी 5 ही प्रिंसिपल है, और डिवीजन ऑफ वर्क तो तीनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा सब आ जाएगा। इसमें और नहीं पढ़ना है, हम बता देंगे आपको और क्या। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।